चलो बच्चों, तो आज साइंस का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें हम लोग, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। जो पहले चैप्टर में हमने अभी तक मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझा था। मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी हमने इस चैप्टर में, और उसके साथ हमने समझा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने समझी थी। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने समझा था ना, जिसमें हम लोग ऐसे कहते थे ना कि भाई सॉलिड जो जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, जिनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सॉलिड कहलाता है। लिक्विड जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, वो लिक्विड। और इनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। एंड गैस तो जिसका न कोई फिक्स शेप होता है न कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, और इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ऐसे 3 स्टेट्स के बारे में हमने समझा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आज का आगे का पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करें तो आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना। तो ऐसा पॉसिबल है ना। मैटर्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मैटर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को फिर लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस। और सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। एंड द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स मेनली डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। ये जो चेंजेस होते हैं ना, वो मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो ये चेंजेस हैं वो टेम्परेचर की वजह से होते हैं या तो प्रेशर की वजह से। आप लोगों को इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्यान है कि जैसे आइस होता है, ठीक है ना, जैसे बर्फ हुई वो सॉलिड फॉर्म में हुआ, उसे जैसे ही आप बाहर रखते हो, रेफ्रिजरेटर से बाहर रखते हो, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, गर्मी की वजह से उसका कन्वर्जन वाटर में हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड। और उसे और अगर गर्म करो तो लिक्विड का गैस बन जाता है। तो इस तरह से एक स्टेट का दूसरे स्टेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जो मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। इन दोनों को अगर हम लोग एक एक करके समझें तो सबसे पहले चेंज ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या चेंज होता है, ठीक है। देखो, टेम्परेचर की वजह से सॉलिड का जो है वो कन्वर्जन हम लोग लिक्विड में कर सकते हैं और लिक्विड का कन्वर्जन गैस में कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड का लिक्विड बन जाता है और लिक्विड का गैस बन जाता है, बराबर। सॉलिड का लिक्विड एंड लिक्विड का गैस बनता है। अब सॉलिड का लिक्विड कैसे बनता है, एक एक थियरी थोड़ा ध्यान से समझना। सॉलिड का किस तरह से लिक्विड बनता है, तो हमने आगे की थियरी में समझा था कि सॉलिड में अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जब इसे ज़्यादा गर्मी दी जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एड एनर्जी, मीन्स जब इसमें गर्मी ज़्यादा दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूटता जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है इनके बीच का, और इनकी वजह से ये पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते जाते हैं। होता है ना, ये पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं और इसकी वजह से ये सॉलिड का कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, बराबर। ये सॉलिड का कन्वर्ट किस में हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। और उसी तरह से लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अब इनके पार्टिकल्स पहले ही दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर इनमें और टेम्परेचर बढ़ाया जाए और गर्मी दी जाए तो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी दूर दूर हो जाते हैं, और भी दूर दूर होने की वजह से ये लिक्विड का कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर देने से सॉलिड का कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में और लिक्विड का कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ओके, लेकिन कितना टेम्परेचर देना और कैसे टेम्परेचर देना, कितना और किस तरह से जो है वो ये टेम्परेचर दिया जाए, वो अगर हम लोग जाने
तो ऐसे कहेंगे कि देखो सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना हो ना, तो सॉलिड को एक फिक्स प्रोपोर्शन पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर पहुंचना जरूरी होता है, उसके बाद ही सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफर पॉसिबल है। देखो अगर जैसे मैं एक आपको बात बताऊं कि कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड थिंग हो, जैसे अगर कोई भी जैसे अगर आइस की ही बात करो, बर्फ की ही बात करो, तो बर्फ को जैसे अगर आप बाहर रखते हो, गर्मी में बाहर रखते हो रेफ्रिजरेटर से बाहर, तो क्या ऑन द स्पॉट बर्फ जो है वो पिघल कर पानी बन जाएगी? नहीं, कुछ मिनट लगते हैं, बराबर ना। या उसका दूसरा एग्जांपल, अगर इससे कोई काफ़ी हैवी चीज़ लो, अगर जैसे आयरन है, आयरन को भी तो पिघलाया जाता है ना, लोखंड को भी पिघलाया जाता है ना। तो क्या लोखंड को जो है वो अगर हम लोग सिर्फ घर के गैस पर रखें और थोड़ी सी जो है वो ये नीचे से गर्मी दे, तो लोखंड पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा ना। बराबर, हर एक सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके फिक्स टेम्परेचर पर पहुंचना जरूरी होता है, बराबर ना। तो ये जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है और उसका जो फिक्स टेम्परेचर बनता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ध्यान देना, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स कि जब सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो उसका एक टेम्परेचर कहलाया, कि जब वो सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है ना, उसके बाद ही उनके पार्टिकल्स धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और सॉलिड का कन्वर्ट लिक्विड में होता है, तब तक नहीं, बरोबर। जैसे कि आइस है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर में रहती है ना, तो ही आइस का वाटर बनता है, मतलब वो सॉलिड का लिक्विड बनता है। हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जनरली 27, 30, 32, जैसी गर्मी हो जैसी ठंडी हो उसके हिसाब से रहता है, बराबर ना, हमारा एटमॉस्फेयर। जबकि रेफ्रिजरेटर के अंदर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है टेम्परेचर। तो इसकी वजह से ही तो कि रेफ्रिजरेटर में वो आइस वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालोगे ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 27, 30, 35 डिग्री सेल्सियस, अभी जैसे गर्मी चल रही है तो उसके हिसाब से टेम्परेचर होता है। तो मतलब वो 0 डिग्री नहीं रहा, 0 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना, इसकी वजह से सॉलिड का कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब जैसे हिमालय जैसे एरिया हैं, तो वहाँ तो कोई बर्फ़ रेफ्रिजरेटर में नहीं रहती, वहाँ तो बर्फ़ बाहर ही रहती है, तो क्या वो बर्फ़ का पानी बन जाता है? नहीं ना। हिमालय जैसे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ तो हमेशा ही 12 ही महीने बर्फ़ रहती है, तो वहाँ थोड़ी कोई रेफ्रिजरेटर है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जल्दी से पिघलती नहीं है, बराबर। जब वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो बर्फ़ पिघलेगी, नहीं तो नहीं। तो ऐसे सिर्फ बर्फ़ नहीं, कोई भी सॉलिड हो, जैसे अगर आयरन है, तो आयरन को पिघलाना हो तो उसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट करीबन 2000 के आसपास डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 2000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? मतलब हमारे अभी आप जो गर्मी में अगर आप बाहर जाओगे ना, तो बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सिर्फ 40-45 डिग्री होता है, 40 के आसपास। और 40 के आसपास डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद हमारे पसीने बाहर निकल जाते हैं। तो सोचो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब जाकर आयरन पिघलता है, उससे पहले आयरन पिघलेगा नहीं। इतनी गर्मी उसे मिले तो ही वो पिघलता है, बराबर। तो हर सॉलिड का ये एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब वो सॉलिड उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो ही सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और ये सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, आइस का अलग, आयरन का अलग, पेपर का अलग, प्लास्टिक का अलग, हर सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। और सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ना, अब जब लिक्विड का भी गैस में कन्वर्ट करना हो ना, तो भी एक फिक्स टेम्परेचर पर उसका पहुंचना जरूरी होता है। सॉलिड का भी लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिक्विड का जब गैस में कन्वर्ट करना हो तो उसका फिक्स टेम्परेचर पर पहुंचना जरूरी होता है। जैसे इसका भी एग्जांपल, आप जब ठंडी के मौसम में
आपको ध्यान होगा कि पानी गर्म करने के लिए जो है वो आप अगर बर्तन कोई गैस पर रखते हो, पानी गर्म करने के लिए गैस पर बर्तन रखते हो, तो क्या वो पानी गैस पर रखते ही ऑन द स्पॉट एक ही सेकंड में उबलने लगता है कि एक ही सेकंड में वो गर्म होने लगता है? नहीं ना। उसको गर्म होने में, उसका जो है वो ये धुआं निकलने में, या समझो उसको वेपराइज होने में एक फिक्स टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड पहुंचता है ना, जब वो पानी पहुंचता है, उसके बाद ही वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और वो जो टेम्परेचर होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है ना, उसके बाद ही वो बॉईल करने लगता है एंड लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होगा। वाटर जो है वो ये इवेपोरेट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। समझ रहे हो? ये बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वो पहुंचे ना, तो उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है? तो देखो, सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करना हो तो उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है। उसी तरह से लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो तो उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है। ठीक है? और उसी तरह से जैसे अब ये समझा हमने कि भाई टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर के पार्टिकल्स धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। उसी तरह से अगर टेम्परेचर कम करने लगो ना, टेम्परेचर अगर कम करने लगो तो गैस का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अगर टेम्परेचर कम कर दो, मतलब अगर ठंडा कर दो, अगर जैसे गैसियस कोई भी है उसे अगर आप ठंडा कर देते हो तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स आपस में करीब आने लगते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं वो पार्टिकल्स, और इनकी वजह से गैस का कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिक्विड में। और लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करो, और ज़्यादा ठंडा करो तो उनके पार्टिकल्स और आपस में पास आने लगते हैं, इनके पार्टिकल्स और अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा पास आ जाते हैं, और इसकी वजह से लिक्विड का कन्वर्ट हो जाता है फिर किसमें? सॉलिड में। तो इस तरह से टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम करते हो तो गैस का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होता है। डन। जब आपको ध्यान होगा कि जब खाना बन रहा हो तब उस वक्त कोई गर्म बर्तन हो जिसमें खाना तैयार हो रहा है, उस बर्तन के ऊपर अगर आप कोई प्लेट रख देते हो तो आपने देखा होगा कि उस प्लेट के नीचे फिर थोड़ी देर बाद है ना कुछ पानी की बूंदें जमा हो जाती है, क्योंकि जो धुआं निकलता है वो उस प्लेट पर टच होकर ठंडा होता जाता है। तो इसकी वजह से उस गैस का कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिक्विड में हो जाता है। फिर कोई अगर पानी को आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो, मतलब उसे और ठंडा करते हो, तो उसे लिक्विड का कन्वर्ट किस में हो जाता है? सॉलिड में हो जाता है। ठीक है? तो टेम्परेचर में कैसे चेंजेस होते हैं ये ध्यान आया ना। और इसके साथ एक पॉइंट समझो, एक पॉइंट आप लोग समझो कि जब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड का गैस में चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तब उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है, वो मटेरियल का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का जो है वो ये पानी में तो कन्वर्ट हो गया, बर्फ़ का पानी बन गया, लेकिन क्या वो गर्म भी हो गया? ठंडा तो उतना ही रहेगा ना। अगर बर्फ़ है, उसका आपने पानी बन गया, बर्फ़ को आपने बाहर निकाला, एक ग्लास में डाल दिया, कुछ ही सेकंड में वो ग्लास में जो है वो ये उस बर्फ़ का पानी बन गया, लेकिन क्या वो पानी गर्म भी हो गया ऑन द स्पॉट? नहीं, वो ठंडा तो रहेगा ही ना फिलहाल। तो इसका मतलब ये कि जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना, सुनना ये ध्यान से, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, सॉलिड का लिक्विड में जब जो है वो कन्वर्ट होता है, तब उस वक्त उस मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो उस मटेरियल को जो गर्मी मिलती है वो गर्मी कहाँ जाती है? सॉलिड को हम लोग कंटिन्यूसली गर्मी देते जाते हैं तो वो गर्मी जाती कहाँ है? जैसे लिक्विड है, लिक्विड को आप और गर्म करो तो गैस बन जाता है, लिक्विड को गर्म करो तो गैस बन जाता है, लेकिन वो लिक्विड भी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म होगा, उसके बाद उसका गैस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो
तो उसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस जितना ही रहता है। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो एक्चुअली कहाँ जाती है? जब सॉलिड को जो है वो ये गर्म करो तो लिक्विड बनेगा, लेकिन रहेगा तो वो उतना ही ठंडा, उस मटेरियल का टेम्परेचर तो चेंज नहीं रहेगा। तो वो गर्मी कहाँ जाती है? वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना, वो हीट उस मटेरियल के अंदर एक तरह से छुप जाती है, जिसे कहते हैं हिडन हीट। जिसे क्या कहते हैं? हिडन हीट कहते हैं। हिडन हीट, या तो दूसरा उसे नाम हम लोग देते हैं साइंटिफिक वे में लेटेंट हीट। वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है, ध्यान रखना। तो जब सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करो तो मटेरियल का टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो उसके अंदर जो हिडन हीट होती है, जो छुपी हुई गर्मी जैसे होती है, उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में ये भी मेन पॉइंट ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर कम करने से गैस का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और ये जो कन्वर्जन होता है ना, इसे साइंटिफिकली एक नेम दे सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं। जैसे कि वो नेम समझे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका जो भी कन्वर्जन होता है उसका हम लोग एक नेम वाइज समझे। सबसे पहले सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना हो ना, टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिड का कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिक्विड में। उस मेथड को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग मेथड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग होना कहते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट, तो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। उसी तरह से अगर लिक्विड को सॉलिड बनाना हो, जैसे पानी को बर्फ बनाते हो आप, लिक्विड को सॉलिड बनाना हो तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड बनाना तो वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। ओके, नाम ध्यान रखना ये। उसी तरह से लिक्विड को गैस बनाना हो, लिक्विड को गैस, लिक्विड को आप गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं इवेपोरेशन मेथड। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो वो मेथड क्या कहलाती है? इवेपोरेशन मेथड कहलाती है। उसी तरह से गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, गैस को आप ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मेथड क्या कहलाती है? कंडेंसेशन मेथड कहलाती है। ओके, उसी तरह से क्या कोई ऐसे भी मटेरियल होते हैं कि जिसमें सॉलिड, कोई ऐसे मटेरियल कि जिसका कन्वर्ट डायरेक्ट गैस में हो जाता हो? ये पॉइंट नया भी है और ध्यान से समझना भी। देखो, सॉलिड को गर्म करो तो वो क्या बनता है? लिक्विड बनता है। जनरली तो ऐसा ही होता है ना, सॉलिड को गर्म करो तो वो क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसे मटेरियल्स हैं कि जो कोई ऐसे सॉलिड मटेरियल कि जिसको गर्म करने पर वो डायरेक्ट गैस बन जाए? कोई ऐसे मटेरियल जिसे गर्म करो तो वो पिघलेगा नहीं, सीधा धुआं बन जाएगा? है ऐसे कोई मटेरियल्स? तो होते हैं ऐसे मटेरियल। जैसे कि उन मटेरियल्स में हम लोग नेम दे सकते हैं, वो आता है एक कैम्फर। ठीक है, क्या कहलाता है? कैम्फर। कैम्फर मतलब कहते हैं कि कपूर। आप लोगों को ध्यान होगा कि घर में जब जो है वो पूजा आरती वगैरह अगर करना हो तो उसमें हम लोग कपूर डालते हैं, वो कैम्फर। तो जो वो कैम्फर होता है ना, उस कैम्फर को, सॉलिड होता है वो, लेकिन उसे अगर गर्म करो तो उसका कन्वर्ट लिक्विड में नहीं होगा, लेकिन उसका कन्वर्ट डायरेक्टली गैस में हो जाएगा। इसके अलावा ड्राई आइस, आप कोई आइसक्रीम की शॉप पे गए होगे तो जो वो आइसक्रीम जिस फ्रीज में रखते हैं ना, नीचे आप लोग जो है वो एक फ्रीज देखते होगे जहाँ जो रेफ्रिजरेटर में वो आइसक्रीम रखते हैं, उस रेफ्रिजरेटर के आसपास है ना, बिल्कुल क्या कहते हैं, वाइट कलर की एकदम वो बर्फ जमी हुई होती है, जिसे कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं उसे? ड्राई आइस कहते हैं। ये ड्राई आइस वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, उसका सॉलिड फॉर्म वो ड्राई आइस कहलाता है। और ड्राई आइस जो सॉलिड में होता है उसे आप जब गर्म करोगे तो वो बर्फ का पानी नहीं बनेगा, वो सीधा ही उसका धुआं बन जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उस ड्राई आइस को अगर आप लोग हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखो, ऐसे भी कुछ मटेरियल हैं, कैम्फर, ड्राई आइस जैसे मटेरियल, कि जिसे गर्म करने पर सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाएगा, और उसे अगर आप ठंडा करो तो गैस में से सीधा सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड बनेगा नहीं।
ओके, तो ये भी मेथड ध्यान रखना कि भाई सॉलिड को गैस में कन्वर्ट अगर डायरेक्ट हो जाता हो ना, तो उस मेथड को कहते हैं सब्लिमेशन मेथड। वो मेथड क्या कहलाती है? सब्लिमेशन मेथड कहलाती है। मीन्स सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। और गैसियस को जब आप ठंडा करो, गैस को ठंडा करो, तो वो फिर से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन मेथड। गैस को ठंडा करो तो वो सीधा सॉलिड बन जाएगा, वो मेथड क्या कहलाती है? डिपोजिशन मेथड। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका जब जो है वो ये चेंजेस होते हैं, ये स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होता है, तो उनकी ये सब मेथड्स के नेम जो है वो कहलाते हैं। ये सब नेम जो है वो अच्छी तरह से माइंड में ध्यान रखना। तो अब जैसे हमने टेम्परेचर के थ्रू कैसे चेंजेस होते हैं वो समझा, अब उसके बाद का हम लोग जो है वो पॉइंट देखें तो वो आता है चेंज ड्यू टू प्रेशर। कि प्रेशर के थ्रू क्या चेंजेस होते हैं? प्रेशर देना, प्रेशर देने से क्या होता है पता है? एक सिंपल से अगर हम लोग बात कहें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के ऊपर प्रेशर का अलग अलग होता है। प्रेशर मतलब दबाव देना, जोर से दबाना। तो तीनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले सॉलिड के ऊपर इफेक्ट देखें ना, तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं होता, बराबर। सॉलिड को, कोई भी सॉलिड चीज को अगर आप प्रेशर उसे दबाओगे तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं होगा। सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल मतलब उसको हम लोग दबा नहीं सकते। इज दैट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स विच वुड अलाउ कंप्रेशन। क्योंकि सॉलिड को प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती। उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी जगह नहीं होती कि जिससे उसको कंप्रेशन दिया जाए। मतलब सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर जो है वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हो, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज ऑन सॉलिड इट इज डिफॉर्म्ड एंड फाइनली ब्रोकन। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हो तो डिफॉर्म्ड, उसका शेप बदल जाएगा, एंड फाइनली ब्रोकन, या तो फाइनली वो टूट जाएगा। तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर का ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि उनके पार्टिकल्स ऑलरेडी आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। ओके ना? तो इसी वजह से उसे हम लोग जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, तो फाइनली वो टूट जाएगा। तो सॉलिड के ऊपर जैसे ये जो हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा, उसी तरह से अगर लिक्विड पे देखें कि लिक्विड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो लिक्विड के ऊपर भी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। लिक्विड पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, is that liquid cannot be compressed since there is not enough space between their particles to get compressed. Okay? तो लिक्विड को भी नॉन कंप्रेसिबल कहलाता है ना? वो भी नॉन कंप्रेसिबल कहलाते हैं क्योंकि लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर भी पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस होती नहीं है। उनके पार्टिकल्स में भी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, इसकी वजह से उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब प्रेशर का लिक्विड के ऊपर भी ज़्यादा असर होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या असर होगा पता है? कि अगर लिक्विड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दो ना, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेगा मतलब वही इफेक्ट जो हमने पहले देखा था, वही इफेक्ट होगा कि लिक्विड का कन्वर्ट सॉलिड में हो जाएगा अगर प्रेशर बढ़ाओ तो, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओ तो। बाकी नॉर्मल प्रेशर का लिक्विड पे कोई असर नहीं होता है। और उसी तरह से प्रेशर का गैस पे क्या इफेक्ट होता है? तो द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन प्रेशर। और प्रेशर के साथ गैस का वॉल्यूम कम होता जाता है। कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। वॉल्यूम मतलब कि उसकी साइज, वो कितनी जगह रोक रहा है वो। जनरली गैसियस मतलब आप लोग हवा ही समझो कि भाई वो जो है वो हवा के फॉर्म में हुआ। उसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपस में जो है वो जुड़ते जाएंगे, कंप्रेस होते जाएंगे, और वो कंप्रेस करके उसे हम लोग किसी में परफेक्ट शेप दे सकते हैं, परफेक्ट वॉल्यूम दे सकते हैं। जैसे कि बलून के अंदर हवा भरी जाती है तो क्या होता है उसमें कि भाई एक तरह से प्रेशर ही तो दिया जाता है बलून के अंदर, तो वो हवा का प्रेशर ही होता है। इसकी वजह से उसके अंदर हवा एक फिक्स जगह पर जो है वो भरती जाती है।
गैस के सिलेंडर में जब जो है वो गैस भरा जाता है तो वो भी प्रेशर देकर ही ना, तो प्रेशर देने पर उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है. सिंस there is a lot of space between the particle of gas is highly compressible. गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एंड देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह होती है. इसी वजह से गैस वो हाईली कंप्रेसिबल कहलाता है. मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, गैस को इजीली हम लोग दबा सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं. मतलब अगर हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखें ना, तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गैस के ऊपर प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है. ठीक है, तो हमने जैसे जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों के इफेक्ट हमने समझे. अब चैप्टर का लास्ट दूसरा पॉइंट समझे. तो हमारा आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन किसे कहते हैं? कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ड्यू टू एस्केपिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए इवेपोरेशन. इवेपोरेशन वो कहलाया कि जब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता हो, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले, बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले जब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाता हो, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन होना. देखो एक एग्जांपल से समझे कि जनरली वाटर का अगर गैस में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड का अगर गैस में कन्वर्ट करना हो, तो अभी जैसे हमने समझा उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना ज़रूरी होता है. हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट समझा था 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हो तो फिर वो वाटर का गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होता है. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है हमारे आसपास के जो है वो नेचर में, बहुत बार ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि वाटर को गैस में कन्वर्ट होने के लिए वो बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंचे ना, उससे पहले ही कन्वर्जन हो जाता है. इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि रास्ते पर अगर कहीं पर जो है वो पानी गिरा हो, आपके घर पे ही नीचे जो है वो फ्लोर पर टाइल्स पर अगर जो है वो पानी गिर गया हो, तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो वो वाटर, वो पानी वहाँ पर होगा ही नहीं. वो पानी खुद ब खुद जो है वो भाप बन जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा. हो जाता है ना, आपने देखा होगा रास्ते पर पानी अगर गिरा हो तो खुद ब खुद पानी जो है वो सूख जाएगा. तो इसका मतलब क्या कि रास्ते के ऊपर क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लिक्विड का गैस बन गया. है ऐसा? नहीं है ना. रास्ते के ऊपर जब वो पानी, यहाँ रास्ते में अगर छोड़ो, आप घर पे ही जब आपके फ्लोर पर टाइल्स पर पानी अगर गिरता है, कुछ देर बाद देखोगे तो वो पानी वहाँ होगा ही नहीं, सूख जाएगा ना. तो क्या टाइल्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि जिसकी वजह से जो है भैया उसका लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो गया? नहीं ना. टाइल्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो आप खड़े भी ना रह पाते. रोड का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम रह ही नहीं पाते वहाँ. ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास के टेम्परेचर, आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एवरेज 40 डिग्री के आसपास ही होता है, वो भी गर्मी में 40 डिग्री के आसपास. तो 100 डिग्री कहाँ पहुँच सकता है? नहीं ना. तो जो रास्ते पर हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे घर में आपके फ्लोर पर अगर पानी गिरा हो, तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही उस लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और इस मेथड को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, तो इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड. इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है. इसका मतलब कि जब सरफेस के ऊपर, कोई प्लेस के ऊपर पानी गिरा हो तो ही उस लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं. एंड इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो. रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 35-40 के आसपास, तो भी इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन स्पीड अप विथ राइज इन टेम्परेचर. विथ राइज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर बढ़े ना, गर्मी ज़्यादा हो ना, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. इवेपोरेशन ज़्यादा. और इवेपोरेशन के लिए एक ही चीज़ खास ध्यान रखना कि वो सरफेस पे होता है. कोई भी चीज़ से टच होते हुए, हवा में जो पानी होता है ना, एटमॉस्फेयर पे जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है,
भेज जो हम लोग कहते हैं उसका इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस के ऊपर ही होता है। आपके शरीर के ऊपर लगा हुआ पानी जैसे पसीना होता है तो खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाता है ना, पसीना सूख जाता है थोड़ी देर में, बराबर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कोई बॉइलिंग पॉइंट जितना नहीं है, 100 डिग्री नहीं है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, फिर भी हमारी बॉडी के ऊपर जो पसीना आता है वो थोड़ी देर में सूख जाता है खुद ब खुद। तो सरफेस पर होने पर ही कोई भी वाटर का इवेपोरेशन होता है। जमीन पे हो, कोई जो है वो बर्तन में हो, कोई दूसरे मटेरियल के ऊपर पानी गिरा हुआ हो, तो कोई भी सरफेस हो तभी उस वाटर का इवेपोरेशन होगा। हाँ, और गर्मी अगर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, पानी जल्दी सूखेगा, ठीक है ना। ठंडी में पानी थोड़ा धीरे सूखेगा। इस बात को और क्लियर अगर हम लोग करें तो इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो समझें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें असर करती हैं। तो इवेपोरेशन के ऊपर असर करता है ना, सबसे पहले होता है सरफेस एरिया। सबसे पहले सरफेस एरिया आता है। ध्यान से समझना कि कोई भी मटेरियल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ना उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और कोई भी चीज़ का सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। इसका एग्जाम्पल, आपका घर का एक एग्जाम्पल दूँ तो घर पे जब आप कपड़े धोते हो तो कपड़े सुखाने के लिए कपड़े को पूरा खोल कर रखना पड़ता है ना। जैसे अगर एक रुमाल ही हो, अगर सिर्फ एक जो है वो आप रुमाल धो रहे हो सिर्फ, तो सिर्फ रुमाल धोते वक्त भी, सिर्फ और सिर्फ रुमाल धोते वक्त भी उस रुमाल को सुखाना हो तो पूरा उसे खोलकर फिर सुखाने के लिए डालते हो ना, कि फिर उसको जो है वो एकदम क्रश करके उसको जो है वो ये पूरा मरोड़ कर और फिर जो है वो ये बाहर सुखाने के लिए रख दो, क्या वो सूखेगा? नहीं ना। हाँ? अगर घर पर दूसरा कोई कपड़ा अगर गीला हो, गीला कपड़ा हो और उसे एकदम क्रश करके कहीं पे एक कोने में रखा हुआ हो तो वो सूख जाएगा? नहीं। लेकिन उसे अगर खोल कर रखा हुआ हो तो वो जल्दी सूखेगा ना। सही बात है ना। तो इसका मतलब क्यों ऐसा, तो जब आप रुमाल को सुखाने के लिए उसे पूरा खोलते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा ना उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। उसमें भी वो पानी का सूख जाना वो भी तो एक तरह का इवेपोरेशन ही है ना, ठीक है, जो कपड़े सुखाते हैं वो। तो वही कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना आप जो है वो कोई भी कपड़ा एकदम खोलकर ज़्यादा रखोगे तो उतना वो जल्दी सूखेगा, और उतना ही जितना अगर आप जो है वो उस कपड़े को ज़्यादा क्रश करके रखोगे तो वो सूखेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे सूखेगा। तो इसलिए सरफेस एरिया उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा चीज़ जो इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करता है वो आता है टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसे तो हम लोग समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतनी चीज़ जो है वो जल्दी ज़्यादा सूखेगी, मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा। इसका एग्जाम्पल भी वही आपके कपड़े का ही हम लोग देख सकते हैं कि जब गर्मी का सीज़न होता है तो बाहर धूप में आप कपड़े रखते हो तो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि धूप में जो सन की लाइट है, सन की हीट है, वो हीट भी मिलती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं। कपड़ों पर का जो पानी होता है उसका इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और वही बारिश या ठंडी के मौसम में अगर आप कपड़े रखते हो तो वो कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उसमें कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कपड़े कैसे धीरे सूखते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन जल्दी, टेम्परेचर कम तो इवेपोरेशन कम। उसी तरह से तीसरा चीज़ जो इफेक्ट करता है वो आता है ह्यूमिडिटी, है ना। वो आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कहलाता है भेज। एटमॉस्फेयर में जो वाटर का प्रोपोर्शन होता है, मॉइस्चर का हो, ह्यूमिडिटी का हो, भेज का हो, तो वो भी इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, भेज अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और उतना ही अगर भेज कम होगा, अगर आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई होगा, भेज ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, ठीक है। वही एग्जांपल अगर आप बारिश के मौसम में आप देखते हो तो बारिश के मौसम में है ना कि एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा होता है,
और उसकी वजह से बारिश के मौसम में अगर आप कपड़े सुखाने के लिए रखते हो तो इवेपोरेशन बहुत कम होता है। मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूँ जिससे चारों फैक्टर पता चले कि बारिश के मौसम में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, भेज ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से उसके अंदर इवेपोरेशन बहुत कम होता है क्योंकि पानी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। और अगर गर्मी के मौसम में आप देखो तो गर्मी के मौसम में एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई होता है और इसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी होता है। और फाइनल जो इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करता है वो आता है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड मतलब क्या कि हवा की स्पीड। तो हवा की स्पीड भी इवेपोरेशन के लिए इफेक्ट करती है कि हवा की स्पीड जितनी ज़्यादा होती है उतना इवेपोरेशन जल्दी होता है, और हवा की स्पीड जितनी कम होती है उतना इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। जब आप पूरे पसीने से भरे हुए हो अब और उस वक्त आप पंखे के नीचे आकर जो है वो खड़े हो जाओ तो हवा की स्पीड उस वक्त ज़्यादा होती है पंखे की, तो आपका जो पसीना होगा वो जल्दी सूखेगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा ना। वही अगर पंखा बंद हो और आप जो है वो आकर खड़े हो जाते हो तो आपका पसीना सूखेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे सूखेगा वो। ठीक है, जब गाड़ी पे जा रहे हो और आपके कपड़े जो है वो अगर गीले हो तो गाड़ी जितनी तेज चलेगी ना, हवा जितनी ज़्यादा लगेगी ना आपको, तो आपके कपड़े गाड़ी के ऊपर जल्दी सूखेंगे अगर गीले कपड़े हो बारिश के मौसम में तो। और वही अगर विंड की स्पीड नहीं होगी, हवा की स्पीड ना हो ना, तो फिर वो कपड़े शायद धीरे धीरे सूखे। तो देखो इवेपोरेशन के लिए ये चारों चीज़ें इफेक्ट करती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ओके, और इवेपोरेशन के बारे में एक आखिरी पॉइंट हम लोग देखें तो आता है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब इवेपोरेशन के बाद हमेशा आसपास थोड़ी ठंडक हो जाती है। इवेपोरेशन कूलिंग करने में मतलब जो है वो ठंडक बढ़ाने में बहुत इफेक्ट करता है। एक दो एग्जांपल से हम लोग समझे, आप लोगों को ये ध्यान होगा पता है जब कोई जो है वो पानी का ग्लास और पानी के ग्लास में आप जब जो है वो कोई बर्फ़ डाल देते हो ना, बर्फ़ अगर आप डाल देते हो ना तो कुछ ही देर बाद अंदर का पानी तो ठंडा होता ही होता है, लेकिन बाहर भी, ग्लास के बाहर भी ये पानी की बूंदें जो है वो ये जमा हो जाती हैं। देखा होगा ना, बाहर भी जो है वो ये एकदम मॉइस्चर जमा हो जाता है, पानी की बूंद जमा हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? अंदर का पानी तो ठंडा होता ही है, बाहर भी ठंडक हो जाती है। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि जब ग्लास के अंदर बर्फ डाली जाती है, आइस डाली जाती है, तो अंदर का पानी तो ठंडा हुआ, उसके साथ ये ग्लास का सरफेस भी ठंडा हो गया। ग्लास का जो सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, वो भी ठंडा हो जाता है। तो बाहर की गर्म हवा जब उस ग्लास से टकराती है ना, तो उसकी वजह से वो बाहर की हवा भी ठंडी हो जाती है। और वो हवा ठंडी होने की वजह से, वो हवा जो है वो ठंडी होने की वजह से उस गैस का, उस एयर का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से ग्लास के बाहर भी ये पानी की बूंदें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से आसपास कूलिंग बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है। ये ध्यान दिया होगा कि अगर अगर कभी आपके जो है वो ये स्किन के ऊपर एसेटोन केमिकल, जनरली एसेटोन आता है नेल पॉलिश रिमूवर, के हाथ में नेल पॉलिश लगी है तो उसे हटाने के लिए वो रखता है ना नेल पॉलिश रिमूवर, तो वो नेल पॉलिश रिमूवर आपकी स्किन के ऊपर जरा सा भी गिरे ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है। आपकी स्किन के ऊपर एकदम ठंडा जो है वो ये महसूस होगा, क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ना, एसेटोन जो होता है, वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। आपकी स्किन के ऊपर गिरते ही उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो जो है क्या कहते हैं इवेपोरेट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा वहाँ पर। और उस इवेपोरेशन की वजह से आपकी स्किन का उतना एरिया कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसकी वजह से वो कूलिंग मिलती है। गर्मी के मौसम में आप पूरा जो है वो ये पसीने से भरे हुए हो और उस वक्त सडनली पंखे के नीचे आप आ जाओ या सडनली कहीं से तेज हवा चले तो बता उस पसीने के वजह से ही आपको जो है वो ठंडी ज़्यादा लगती है ना। आपको ठंडी मतलब ठंडक ज़्यादा लगती है उस पसीने के वजह से ही, नहीं तो अगर पसीना ना हो तो शायद उस हवा की इतनी ठंडक महसूस नहीं होगी। कोई स्विमिंग पूल में नहाने जाता है तो स्विमिंग पूल में नहाते वक्त पानी के अंदर कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप पानी के बाहर आओगे ना,
जैसे ही आप पानी के बाहर आओगे तो एकदम से ठंडी लगने लगेगी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर पानी लगा हुआ होता है और वही पानी इवेपोरेशन की वजह से आपकी बॉडी को एकदम ठंडा कर देता है। गर्मी के मौसम में ही कि घर में ठंडक रखने के लिए कितनी बार छत के ऊपर जो है वो शाम के समय में पानी डाल दिया जाता है, पानी को जो है वो थोड़ा सा छिड़का जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो टेरेस, आपकी छत जब जो है वो ठंडी हो जाएगी तो वही ठंडक आपके अंदर के जो है वो रूम तक भी पहुंचेगी। तो देखो, इवेपोरेशन जब होता है ना, वाटर का जब इवेपोरेशन होता है तो आसपास के एटमॉस्फेयर में एकदम कूलिंग आ जाती है। इसी वजह से ही तो पता है कि गर्मी के मौसम में जब हम कपड़े भी पहनते हैं ना तो वो कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं। कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ जो है वो हमारी बॉडी में जो भी स्वेटिंग, जो भी पसीना आता है ना, उसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे जल्दी से इवेपोरेट भी कर देता है। एब्जॉर्ब भी जल्दी कर देता है, मतलब अगर पसीना हो तो जल्दी से वो कपड़ा जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, पसीने को हमारी स्किन पर नहीं रहने देगा, कपड़ा जो है वो उस पसीने को सोख लेगा। और उसी के ही साथ साथ वो कॉटन क्लोथ्स होने की वजह से वो जल्दी से सूख भी जाते हैं, इवेपोरेशन भी जल्दी होता है और कपड़े जल्दी से सूख भी जाते हैं। और इसकी वजह से हमें ठंडक मिलती है, ठंडक रहती है, हमारी बॉडी कैसी रहती है? ठंडी रहती है, बराबर। तो देखो, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है, ये भी हमने समझा। तो आज जैसे हमने पॉइंट्स देखे ना कि सॉलिड लिक्विड गैस का आपस में कन्वर्जन कैसे होता है, ये पॉइंट्स हमने समझे। इसके अलावा इवेपोरेशन और इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये हमने समझा। तो आज के पॉइंट्स हमने ये देखे। अब नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट के पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।